वेलकम गाइस। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन से पहले थोड़ी सी एक बात बतानी थी आपको। ये चीज़ इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट अगर आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हो। वो चीज़ है क्या? फिजिकल वर्ड। फिजिकल वर्ड सबसे पहला चैप्टर है हमारे बुक का। उसमें हमें क्या पढ़ना है? साइंटिस्ट के डिस्कवरीज, क्या उन्होंने किया था, कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए थे। अगर ये याद कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। दूसरी चीज उसमें क्या करना है हमें? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनीशंस है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ अगर, जैसे 1 kg किसे कहा जाता है, अभी हम इसको पढ़ेंगे कि केजी क्या है। 1 kg किसे कहा जाता है, तो उन्होंने एक डेफिनेशन बना रखी है। वो डेफिनेशन जैसे हम बात करें कि 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। इसका जो मास होगा, मास ऑफ 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ H2O वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज 1 kg। तो ऐसे ही लेंथ की डेफिनेशन, टाइम की डेफिनेशन उन्होंने बना रखी है। आप इसको चाहो तो क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। बाकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं कह सकते हम उसको। जो ये इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझाना चाहिए या हमें समझ के रखना चाहिए, वो हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर फर्स्ट कहा जाएगा, बट बुक के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो चैप्टर नंबर क्या है? सेकेंड है, यूनिट एंड मेजरमेंट। इसमें हम लोग देखें सबसे पहली चीज तो ये पढ़ने वाले हैं कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिक्स में पढ़नी है, या ऐसी क्वांटिटी हम कह सकते हैं जिनको हम क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, कैन बी मेजर्ड। या दूसरी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि वो क्वांटिटीज जिनकी हेल्प से हम फिजिक्स की लॉज को क्या कर सकें? एक्सप्लेन कर सके, किसी के सामने उसे हम समझा सके, डिराइव कर सके। उनकी हेल्प से जो फिजिक्स के लॉ को बताती हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। डन। हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे लेंथ। लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं। टाइम, टाइम को हम मेजर कर सकते हैं। मास, मास को हम मेजर कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल लव, लव ऑफ पेरेंट। पेरेंट्स के लव को बात करें हम, उसको हम मेजर नहीं कर सकती। हमें हमारे गार्जियन, हमारे पेरेंट्स कितना लव करते हैं, वो कोई अमाउंट नहीं है जिसको हम मेजर कर सकें। दूसरी चीज हम जैसे बात कर सकते हैं कि सॉरो। सॉरो क्या होता है? ये दुख एक तरह का है जो कि हम मेजर नहीं कर सकते हैं। कोई दुखी है, कितना दुखी है ये तो बात कर ही नहीं पाएंगे। कितने अमाउंट में, लेंथ जैसे हम बात करते हैं 1 मीटर है, वैसे सौरों को हम बोल नहीं सकते कि हाँ 1 किलो हम दुखी हैं आज, है ना। 2 किलो दुखी है, या 5 सेकेंड के लिए हम दुखी हैं, ऐसा कुछ टाइम तो है नहीं। ऐसा कुछ भी इसमें क्वांटिटी नहीं है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो लव, सारो और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको फीलिंग्स जैसे हो गई, इन सब चीज़ों को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इनको हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं कहेंगे। ओके, बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज होती कितनी है हमारी फिजिक्स में, हमें पढ़नी कितनी है। तो वो पढ़नी है हमें 3 बेसिकली। पहला जैसे पढ़ना है फंडामेंटल, फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज किसे कहते हैं हम लोग? वो क्वांटिटी, नाम से ही लग रहा है ये कि सबसे बेसिक पार्ट होगा, फंडा होगा, ये फंडामेंटल पार्ट होगा। ये वो क्वांटिटी जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे के साथ। कैन नॉट बी एक्सप्रेस, कांट बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ अदर क्वांटिटीज लाइक मास। मैं कहूँ मास को तुम लेंथ के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या? जैसे लेंथ होता है हमारे यहाँ, उस लेंथ के टर्म में कर सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं। मास में प्योर मास होता है, लेंथ का कोई भी पोर्शन नहीं होता है, तो मास हमारा क्या कहलाएगा? फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब सिंपली हम उसको दूसरे फॉर्म में ऐसे भी बोल सकते हैं, कैन नॉट एक्सप्रेस इन अदर फॉर्म,
हम ऐसा भी कर सकते हैं सिंपल वर्ड्स में, उसे हम फंडामेंटल कहेंगे। हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज होती कितनी है, तो हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती हैं। उन 7 को हम सीरीज से याद कर लें, ज़्यादा इजीली याद होता है। जैसे बात करते हैं मास, फिर दूसरा आता है हमारे पास लेंथ, फिर होता है टाइम। ये आपको हर एक बुक में मिल जाएगा, इसको आप 2-3 बार देख कर लिख ले, याद हो जाने वाला है, हमेशा ये यूज़ होने वाला है। मास, लेंथ, टाइम, देन उसके बाद हम लिख सकते हैं टेम्परेचर, फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं करेंट, फिर उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड लास्ट वन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये साथ के साथ हमें याद रखने हैं, अगर ऐसे ही याद रखें तो ज़्यादा बेटर होगा। दूसरी चीज़, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हो गई, इनको हम मेज़र जब करते हैं तो वैल्यूज़ लिखते हैं। जैसे मास को मेज़र किया 2 किलो 3 किलो, तो साथ में हम लोग केजी लिखते हैं, उसके पहले 2 या 1 या 3 जो भी होता है वो लगाते हैं, वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ होती है। बाद में जो होता है वो क्या कहलाता है, यूनिट खैर बेसिकली क्या करता है, तो यूनिट एक रेफरेंस पार्ट होता है जिससे हम किसी क्वांटिटी को क्या करते हैं, समझा पाते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, वो पूरे वर्ल्ड में चलता है। तो जैसे हम बात करें मास को पूरे वर्ल्ड में किससे नापा जाता है, तो केजी। वो यहाँ रहो, फ्रांस रहो, जापान रहो, कहीं भी आप जाओ, मास हमेशा किस में नापा जाता है, केजी। ये सबको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। लेंथ किस में नापा जाता है, तो लेंथ पूरे वर्ल्ड में मीटर से नापा जाता है ना। दूसरा टाइम, तीसरा क्या हो गया, टाइम को हम किस में नापते हैं, सेकेंड्स में। ठीक है। फोर्थ क्या है, टेम्परेचर को केल्विन से नापा जाता है। ठीक। करेंट हो गया, करेंट एम्पियर साइंटिस्ट थे, उनके नाम के अकॉर्डिंग पढ़ा है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग कहते हैं कैंडिला हो गया। फिर लास्ट हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बेसिकली हमारे केमिस्ट्री में यूज होता है ज़्यादा, और केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे हमेशा मोल। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट क्या होगी, मोल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला, बाकी करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, टाइम सेकेंड्स, लेंथ मीटर एंड मास केजी। यहाँ 3 ऐसे हैं शुरू के, इसीलिए सीरीज से याद रखना है हमें कि ये शुरू के जो 3 हैं यही ज़्यादा यूज होने वाले पूरे फिजिक्स में। बाकी ये जो 4 हैं ये तो यूज होंगे कभी कभार, जिसमें से 3 मोस्टली यूज होते रहेंगे हमेशा। ठीक, तो इनको याद रखें हम लोग, और ये सातों को हम किसी और दूसरे की हेल्प से नहीं बता सकते हैं। उसके बाद बात आती है, अभी हम इनकी डायमेंशंस की बात करेंगे। डायमेंशंस क्या होते हैं वो बता दें, फिर उसके बाद लिखते हैं इनको हम। डायमेंशंस क्या होता है, डायमेंशन एक स्पेशल टाइप की चीज होती है जो हमें क्या बताता है, उस फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यूज बताता है, ऐसा कि जैसे वो किस नेचर का है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं लेंथ, डिस्टेंस, रेडियस, डायामीटर, ये जो सब के सब हैं, अगर याद हो आपको, याद सही से देखें तो लेंथ, डिस्टेंस, रेडियस, डायमीटर, इन सब की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। सेम यूनिट है। अभी हम डायमेंशन की बात करेंगे कि लेंथ की डायमेंशन होती है, वहां से देख के बताएंगे कि एल होता है, कैपिटल एल, मतलब हर का क्या हो गया, सबका एल हो जाएगा। तो अगर लिखा गया कि सबकी डायमेंशन सेम है, इट मीन्स कि ये सेम नेचर वाले हैं। लेंथ भी एक तरह का डिस्टेंस टाइप का होता है, डिस्टेंस तो डिस्टेंस है, रेडियस भी एक तरह की डिस्टेंस होगी, डायमीटर भी क्या होता है, एक तरह का डिस्टेंस। तो ये कैटेगराइज करता है पर्टिकुलर कैटेगरी नेचर को, जिसमें हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, फिट कर सकते हैं कि हाँ ये सारे के सारे एक कैटेगरी के हैं। और किसी की जैसे बात करें हम लोग टाइम पीरियड, किसी के पेंडुलम का हो गया टाइम पीरियड, फिर वॉच का हो गया टाइम पीरियड, ये सारे के सारे सेकंड में नापे जाते हैं, है ना। तो वो सारी की सारी क्या होगी, एक में कैटेगराइज करी जाएंगी। किसी का जैसे होता है कि एल टी, तो इसमें एल से हो गया लेंथ, टी से टाइम हो गया, दो चीज़ें मल्टीप्लाइड, डिस्टेंस और टाइम। ऐसी बहुत क्वांटिटीज मिलेंगी जिसमें ये दोनों आते हैं, तो वो सब एक दूसरे एक साथ क्या हो गया, कैटेगराइज किए जाएंगे। इसलिए डायमेंशंस को क्या किया जाता है, पढ़ाया जाता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखते हैं इनकी डायमेंशन सातों को हम लिख लेते हैं, लेकिन बेसिकली यूज कौन से होने वाले, यही ऊपर के 3 यूज होंगे। ठीक, अब देखें मास का क्या होगा। मास का बेसिकली हम याद करने के लिए याद ऐसे कर सकते हैं, मास सबसे पहला वर्ड m, ठीक, फिर लेंथ का पहला वर्ड l, टाइम का पहला वर्ड t, टेम्परेचर
केल्विन है, इसका के से लिख लें, या कुछ बुक्स में थीटा से लिखा गया। आगे आप लोग पढ़ेंगे हायर क्लासेस में कि जो टेम्परेचर होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पियर करंट, करंट को हम लोग किससे नापते हैं, एम्पियर में, तो ए भी लिख सकते हैं हम इसका, और खैर आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका सिंबल होता है करंट का, तो आई भी लिख सकते हैं। कैंडिला, कैंडिला का हम लोग लिख सकते हैं सी डी, कैपिटल सी स्मॉल डी। एंड लास्ट वन आता है मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी डायमेंशन होगी MOL, ई को रिप्लेस कर देंगे हम लोग। इनमें से बेसिकली MLT ही तीन यूज होंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, मास लेंथ टाइम, इनकी यूनिट और इनकी डायमेंशंस याद रख लें, ठीक। ये तो थी बात फंडामेंटल क्वांटिटीज की, यूनिट और डायमेंशंस। इसी तरीके से दूसरे टाइप के क्वांटिटीज कौन होते हैं, तो दूसरी टाइप की क्वांटिटीज होती हैं सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज जो होती हैं वो इन सातों से अलग होती है, और वो भी किसी की हेल्प से नहीं बनाई जाती हैं। बेसिकली ऐसा कहा जा सकता है ना, उनको हम और डिराइव किसी दूसरे से नहीं बना सकते। जैसे हम बात करें कितने लोग होते हैं, तो ये 2 लोग होते हैं। एक होता है प्लेन एंगल, है ना। प्लेन एंगल बेसिकली नया नाम नहीं है, जो हम आज से पहले पढ़ते आ रहे हैं एंगल, 2 लाइन के बीच का एंगल जो होता है, या 2 लाइन अगर इंक्लाइंड होते हैं तो उनके बीच जो एंगल बनता है उसे हम नॉर्मली एंगल ही नाम देते थे, तो यहाँ पे प्लेन एंगल वही है, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है सॉलिड एंगल, ये थोड़ा सा नया चीज़ है, इसके विषय में बस इतना जान ले कि ये होता क्या है। मैं अगर बात करूँ कि मेरे पाम की बात करें, पाम एक तरह का क्या हो गया, लेमिना है, स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल है, लेंथ होगा, विड्थ होगा इसके पास। अगर इसके हर एक सरफेस के पार्ट से एक एक लाइन खींचकर एक पॉइंट पे मैच करा दे, तो ध्यान से फील करेंगे तो एक कोन जैसा बनेगा, नीचे ऊपर से मिलाते हुए एक कोन बनेगा। उस कोन को हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे एक सरफेस हो गया, एक पॉइंट पे इन सब से लाइन खींच ले बाहर से ऊपर से, तो ये क्या बन जाएगा, कोन। और इसके अंदर जो ये एंगल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। अब बात करते हैं प्लेन एंगल को, थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्लेन एंगल के विषय में थोड़ी सी जान लेते हैं, उसकी यूनिट जान लेते हैं, जैसे फंडामेंटल की जाने हैं, डायमेंशन जान लेते हैं उनकी। तो देखें, फंडामेंटल के बाद जो प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल को हम इसी से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। सर्कल हो गया, सर्कल पे मान लेते हैं इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है, ये एंगल बना है थीटा, और ये जो आर्क है इसकी लंबाई कितनी है, l। तो हम इसका रिलेशन क्या पढ़ते हैं, एंगल इक्वल्स टू आर्क ओवर रेडियस, है ना। देखें ध्यान से, ये l लेंथ है और r भी एक तरह का क्या है, लेंथ है, तो ये लेंथ बाय लेंथ दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर, मीटर। लेंथ की यूनिट क्या थी, मीटर, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बनेगा, यूनिट लेस। और यूनिट लेस है इसीलिए इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी। एक चीज बता दें हम, जिनकी यूनिट नहीं होती है उनकी डायमेंशन नहीं होती है, इसका मतलब ये इन सातों के पास यूनिट था इसलिए इनकी डायमेंशन थी। जैसे मैं बात कर लूँ अभी कि 2, क्या 2 की डायमेंशन होगी, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, नंबर वैल्यू, नंबर वैल्यू की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए डायमेंशन भी नहीं होगी, याद रखेंगे। उसके बाद दूसरी चीज, इसी में थोड़ा सा एक लाइन और आगे बढ़ा देते हैं हम। एंगल बात करें, अगर पूरा सर्कल घूम जाए पूरा का पूरा, तो कितना डिग्री चलेंगे हम लोग, 360 डिग्री। लेंथ कितना चलेंगे पूरा, अगर r रेडियस का है तो 2 पाई r, ये सर्कमफ्रेंस होता है, और r से डिवाइड है ही, तो r से r क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ से पाई इक्वल्स टू क्या हो गया, 2 को डिवाइड कर दे तो 180 डिग्री। ये जो पोर्शन था ये, इसकी यूनिट होती है रेडियन, ठीक। तो ये हो गया रेडियन, RAD से शॉर्टकट में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो रेडियन इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे, डिग्री, तो पाई रेडियन को हम क्या बोलते हैं, 180 डिग्री, या ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई को भी डिवाइड कर दे तो 1 रेडियन बचेगा यहाँ पे। अगर पाई यहाँ से गैप हो जाए तो कितना बचेगा, 1, तो पाई इधर चला गया तो कितना बचेगा, 180 बाई पाई। तो याद रखें 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 बाई पाई, इसको हम हटा के लिख देते हैं डिग्री। ये एक रिलेशन भी हो गया हमारे लिए, ठीक। अब बची है लास्ट, सॉलिड एंगल क्या होता है। तो सॉलिड एंगल का यूज हमें नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलने वाला, बट फॉर्मूला देख ही लेते हैं। सॉलिड एंगल सपोज अल्फा है, तो इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जो ये एरिया कवर था जिसकी हेल्प से हम एंगल बनाए थे, उसका पूरा एरिया डिवाइडेड बाई उसके रेडियस का स्क्वायर। जो ये वाली दूरी है इसको रेडियस मान ले अगर, तो इसका क्या है, स्क्वायर मान लेते हैं। जैसे
एक स्फीयर है ना, स्फीयर, उस पूरे स्फीयर के सरफेस से सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। अगर उसकी वैल्यू निकालने चले तो क्या निकालेंगे, तो देखें एरिया किसका लेंगे, पूरे स्फीयर का, क्योंकि वो सेंटर पे एंगल बनाने वाला, पूरे स्फीयर का एरिया, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, कितना 4 पाई आर स्क्वायर, पूरे सरफेस का होता है ना, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सॉलिड एंगल कितना बचा 4 पाई। इट मीन्स कि किसी भी स्फीयर की वजह से उसके सेंटर पे जो सॉलिड एंगल बनेगा वो कितना होगा 4 पाई होगा। सिंपल तरीका है, एरिया ओवर क्या करना है, रेडियस का स्क्वायर करना है, ठीक। अब ये हो गया हमारे पास फंडामेंटल, दूसरे हो गए सप्लीमेंट्री। अब तीसरी की बात करते हैं हम लोग, डिराइव्ड क्वांटिटी, उसे हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटी बेसिकली किसे कहेंगे, फंडामेंटल था जो किसी की हेल्प से नहीं बनते, सप्लीमेंट्री भी लगभग किसी की हेल्प से नहीं बनते हैं, तो डिराइव्ड किसे कहेंगे, तो डिराइव्ड मतलब किसी की हेल्प से क्या किए गए होंगे, बनाए गए होंगे, और वो कौन से लोग होंगे, यही सातों। तो हम बोल सकते हैं कैन बी एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल में बदल सकते हों उन्हें हम क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज एक दो नहीं होंगी, बहुत सारी होती हैं, उनमें से हम कुछ को अभी पढ़ लेते हैं। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहें अभी तुरंत, तो आप बुक के फर्स्ट बुक के फिजिक्स जो फर्स्ट बुक है उसके लास्ट में जाए, वहाँ पे लगभग 100 ऑफ फॉर्मूलेज होंगे, उनके यूनिट्स होंगी, उनकी डायमेंशंस होंगी, ठीक। उनमें से कुछ को हम बता देते हैं, बाकी जैसे जैसे हम लोग चैप्टर्स आगे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें नई नई क्वांटिटीज़ मिलती चली जाएंगी, और उन क्वांटिटीज़ की हम डायमेंशन और यूनिट साथ लिखते चलेंगे, ठीक। जैसे पहली डिराइव की बात करें हम लोग, स्पीड। स्पीड को v से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड स्केलर क्वांटिटीज होती है हमारे यहाँ। अब देखें स्पीड मतलब डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। डिस्टेंस एक तरह की क्या हो गई, लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशन l, और टाइम, टाइम भी फंडामेंटल है t, t को ऊपर ले जाएंगे l ऊपर ही रहेगा, तो इसके पावर में 1 है, इसके पावर में भी 1 है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, जो 1 होता है उसको हम लिखते नहीं है। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीड की डायमेंशन lt -1 है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये है कि स्पीड हैव डायमेंशन इन लेंथ 1 एंड इन टाइम -1। जो पावर होते हैं ना उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक। अब दूसरी चीज हम जैसे बात करें कि दूसरा कोई क्वांटिटीज, बात कर लेते हैं फोर्स की। फोर्स की यूनिट पहले निकाल लेते हैं फिर डायमेंशन। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, ma, ठीक। m मतलब मास, मास फंडामेंटल में था उसको हम कुछ नहीं करेंगे, एक्सेलरेशन नहीं था फंडामेंटल में, पहले एक्सेलरेशन को फंडामेंटल में बदलते हैं, तरीका यही होगा डायमेंशन निकालने का। जो फंडामेंटल में है उनको छोड़ देंगे, जो नहीं है उनको क्या करेंगे फंडामेंटल में लिखेंगे। तो एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी ओवर टाइम, वेलोसिटी रेट को ही तो कहते हैं हम लोग वेल एक्सेलरेशन। मास, वेलोसिटी भी फंडामेंटल में नहीं था बट टाइम था, तो टाइम को ही मास के साथ रख लो अभी कुछ देर के लिए, वेलोसिटी अकेला बचा। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब देखिए मास फंडामेंटल, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का, लेंथ वो भी फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल, सारे लोग हो गए फंडामेंटल। अब सीधे पुट कर दे, मास का क्या होगा कैपिटल M, डिस्टेंस मतलब लेंथ, टाइम, टाइम 2 बार है तो t स्क्वायर, इसको ऊपर लेके जाए तो क्या हो जाएगा mlt -2, हो गया फोर्स की डायमेंशन। हम और कुछ क्वांटिटीज लेते हैं जैसे डेंसिटी, वो भी याद रखें मास डेंसिटी की बात हो रही है। अभी तक हम लोग लोअर क्लासेस में जितनी डेंसिटी पढ़ते आ रहे थे उन सब डेंसिटी में सिर्फ ये लिखा जाता था डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, लेकिन याद रखें अब से हमें बहुत डेंसिटीज पढ़नी है, मास डेंसिटीज, देन उसके बाद प्रेशर डेंसिटीज, वेलोसिटी डेंसिटी, बहुत सारी ऐसे मिलने वाली है ना, इसलिए हम पूरा लिखा करेंगे मास डेंसिटी, मास पर वॉल्यूम। मास फंडामेंटल नहीं छूने वाले, वॉल्यूम फंडामेंटल नहीं है, वॉल्यूम किसी का ले ले, जैसे सबसे इजीएस्ट वॉल्यूम किसका आता है, क्यूब का। क्यूब मतलब इक्वल साइड के 3 पार्ट, लेंथ, विड्थ और हाइट, अगर तीनों बराबर हैं तो क्या हो जाएगा यल इंटू यल इंटू यल, ये वॉल्यूम है। लेंथ का लेंथ, ये तीनों लेंथ है तो कितना हो जाएगा
एल 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 3 बार तो एल क्यूब और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एल पावर -3। तो एम एल -3 इज द डायमेंशन ऑफ मास डेंसिटी। और कुछ क्वांटिटीज जैसे हम पकड़ते हैं, हमारे यहाँ टॉर्क की बात करते हैं, जो आ रही है वैल्यूज की, हाँ ये हम जानते थे, इनको जानते थे, इनको जानते थे, इनको टॉर्क को नहीं जानते, या जानते तो अच्छी बात, अगर नहीं जानते तो परेशान होने की बात नहीं है, आगे इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे। टॉर्क को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टॉर्क बेसिकली होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट। ठीक, फोर्स को हम क्या लिखते हैं, फोर्स बेसिकली आ चुका था ये है यहाँ पर, तो इसका डायरेक्ट लिख लें। जैसे जैसे हमें कुछ वैल्यूज याद होती जाएंगी, हम उनको पूरा नहीं निकालेंगे, उनको याद रख लेंगे एज इट। ये 2 बार आप कॉपी में लिखेंगे, अपने आप याद हो जाएगा, एम एल टी -2। तो एम एल टी -2 फोर्स का हो गया, डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ होती है, तो एक एल और आ जाएगा, ये एल इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम एल टू टी -2। ये किसकी हो गई, टॉर्क की डायमेंशन हो गई। एक और देखते हैं हम लोग, जैसे बात करते हैं वर्क। वर्क भी देखिएगा ध्यान से, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही पढ़ाया गया होगा। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर करेंगे हम फिर से, तो यही आने वाला है, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं एम एल टू टी -2। अच्छा, इन दोनों में वर्क और टॉर्क में फ़र्क क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे, खैर थोड़ी देर के लिए मैं बता दूं। वर्क हमारा स्केलर होता है, इसलिए यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है, और टॉर्क हमारा वेक्टर होता है, इसलिए क्या होता है क्रॉस होता है। आगे पीछे होते हैं वो हम बाद में देखेंगे। ओके, एक लास्ट एनर्जी, कौन सी एनर्जी ले लीजिए, काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी जैसे फॉर्मूला क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर के अकॉर्डिंग अगर हम इसकी डायमेंशन निकालने चले, तो हाफ क्या हो गया नंबर। अभी कुछ देर पहले कहा था मैंने कि नंबर की यूनिट नहीं होती, इसलिए यूनिट नहीं तो डायमेंशन नहीं, तो जिसके डायमेंशन है उसको छोड़ दें, हमें सिर्फ डायमेंशन लिखने चलना है। मास की डायमेंशन कैपिटल एम, वेलोसिटी की डायमेंशन अगर याद हो जाए तो हम सीधे उसका स्क्वायर कर लें। तो वेलोसिटी की डायमेंशन देखें तो अच्छा नहीं निकाले, स्पीड निकाले थे। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट एक तरह की लेंथ होती है, टाइम एक तरह का समय हो गया, तो यल टी के पावर -1, एल टी के पावर -1 हो गया, वेलोसिटी की हो गई, यही वाला यहाँ रख दे और उस पूरे का स्क्वायर कर दे, तो एल टी -1 का क्या करना है स्क्वायर, तो क्या हो गया यम एल टू टी के पावर -2, ये हो गया हमारे पास। और ये किसका आया है एनर्जी का। अच्छा, इसी एनर्जी को वर्क से मैच करा है, सेम है, इसी एनर्जी को टॉर्क से मैच करा है, सेम है। तो टॉर्क, वर्क, एनर्जी, इन सब की यूनिट क्या होती है, सेम होती है। अच्छा, इसी एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है काइनेटिक की या किसी और की, तो जितनी भी तरह की होती है, जितनी भी हमारे यहाँ हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सबकी ऑल एनर्जी हैव सेम डायमेंशन एज वर्क एंड टॉर्क कह सकते हैं हम लोग। इतनी हो गई, बहुत सारी अभी आगे हैं, स्ट्रेस है, प्रेशर है, मोमेंटम है, बहुत सारी चीजें आप उसका ट्राई करके पीछे का बुक में मैच करा सकते हैं कि हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इनको याद करना है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और याद करने से अच्छा है कि आप उसको लिखें, कई बार लिखने से बहुत अच्छे से याद होता है और जो जल्दी नहीं भूलेंगे आप। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। डायमेंशन के बाद यूनिट। यूनिट की कहानी मैंने जैसे अभी थोड़ी सी बताई थी कि यूनिट बेसिकली क्या होता है, यूनिट एक तरह का रेफरेंस पार्ट होता है जिससे हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग कि हाँ इंडिया में ये होता है, जापान में ये होता है, ऐसा। ठीक, तो हमारे यहाँ 3 तरह की यूनिट जैसे हैं, एस आई जिसको हम कहते हैं एम के एस, दूसरा होता है सी जी एस और तीसरा एफ पी एस। ठीक, ये जो है स्टैंडर्ड यूनिट है, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं हम लोग इसको, यस आई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। एमकेएस को हम कहते हैं सेम चीज। सीजीएस जो होता है ये हर जगह वैलिड नहीं होता है, ऐसे ही एफपीएस भी नहीं होता है, कुछ लोग इसको यूज करते हैं। ठीक, जैसे एसआई क्या है, जो पूरे वर्ल्ड में वैलिड हो। अब ये करते क्या है, इसमें क्या क्या है जो
लिखी जानी चाहिए। तो ये लोग लेंथ को एसआई वाले मीटर में नापते हैं, जबकि सीजीएस वाले किस में नापते हैं? सेंटीमीटर में। सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, एम स्टैंड्स फॉर मीटर, आसानी होती है याद करना, और एफ स्टैंड फॉर फुट। नेक्स्ट मास, मास को ये लोग किस में नापते हैं? एम केस वाले केजी में, के स्टैंड्स फॉर केजी एंड जी स्टैंड्स फॉर ग्राम। सीजीएस वाले किस में नापते हैं? ग्राम में। और पी पाउंड्स, पाउंड्स आप लोग देख सकते हो 1 केजी में 2.2 पाउंड्स लगभग होते हैं। तो केजी और पाउंड्स का हम रिलेशन देख सकते हैं, याद करें तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लास्ट देखते हैं टाइम, टाइम किस में होता है? सेकेंड्स में। यस स्टैंड फॉर सेकेंड, यस स्टैंड फॉर सेकेंड, यस स्टैंड फॉर सेकेंड। तो सेकेंड जो है वो टाइम का तीनों में सेम है, बदले कौन? लेंथ और मास। ठीक, अब डिराइव्ड का एक देख ले, ये किस में आ रहे थे? फंडामेंटल क्वांटिटीज है ये सब। हम एक एग्जांपल लिख लेते हैं किसका? डिराइव्ड क्वांटिटी का, तीनों में। जैसे हम किसका ले लें? एनर्जी की ले लेते हैं। एनर्जी किस में होता है? एसआई में, जूल में नापा जाता है, ठीक है। जबकि ये किस में नापे जाते हैं? अर्ग में। इसको आप लोग लिख सकते हैं पाउंडल्स, पाउंडल, अर्ग पाउंडल, अर्ग पाउंडल। ये पार्ट याद नहीं भी होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1% नहीं प्रॉब्लम होगी, बट ये दोनों याद होने चाहिए। अगर ये याद है तो बेस्ट है, और याद करना ही पड़ेगा हमें, याद रखिए इस बात को। चलिए, इतनी हो गई हमारे पास डायमेंशंस, मेजरमेंट हो गया, टाइप्स ऑफ यूनिट्स हो गई, और टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज हो गई। अब बात करते हैं हम लोग कि डायमेंशंस के यूज क्या है, क्यों पढ़ना है। तो अभी तक तो डायमेंशन का कुछ इंपॉर्टेंस दिखा नहीं, लेकिन अभी हम लोग पढ़ेंगे 3 ऐसे एप्लीकेशंस जिसकी हेल्प से आप सोचेंगे कि वास्तव में डायमेंशंस कितना यूजफुल है हमारे फिजिक्स के लिए। ठीक, अब वो तीनों है क्या? उनमें से एक आज हम पढ़ लेते हैं। ठीक, पहला जैसे होमोजेनिटी नाम है इसका, होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहते हैं हम लोग इसको। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग या इस प्रॉपर्टी या इस एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग, ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस चल रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसमें यह कहा जाता है कि सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन हो या एडिशन हो, सम करना हो, या इक्वालिटी हो, ये ऐसे 3 मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जिनमें ये कंपलसरी है कि वो क्वांटिटी जिनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या जिनको ऐड कर रहे हैं या जिनको इक्वलेट कर रहे हैं, हम लोग इक्वल कर रहे हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में, उनके पास मस्ट हैव सेम डायमेंशन। देखिए, अब ये क्या बता रहा है कि अगर डायमेंशन सेम नहीं रहा तो हम दो चीजों को, दो क्वांटिटीज को ना सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ना ऐड कर पाएंगे, ना ही उनको क्या कर पाएंगे? इक्वल। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मास है, मास की डायमेंशन क्या है? m, और टाइम की डायमेंशन क्या है? t। क्या इन दोनों को जोड़ सकते हैं? कभी नहीं जोड़ सकते। जैसे हम जनरल लैंग्वेज में बोले कि हमारे पास 4 रुपए थे, हम उसमें 100 मीटर को जोड़ रहे हैं, कितना आएगा आंसर? कर पाएंगे क्या? कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये रुपए है, पैसा। ये मीटर में ऐड कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। या हम कह सकते हैं यहाँ केजी, 4 केजी को 100 मीटर में ऐड करके देखा है, कितना आएगा आंसर? नहीं बता पाएंगे। तो जब ये यूनिट सेम होंगी तभी ऐड अप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और जिसकी यूनिट सेम होगी उसके डायमेंशन सेम होगा, कंफर्म है ना। तो मास और टाइम को हम ना ही ऐड कर, सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, ना ऐड कर पाएंगे, ना ही इक्वल कर पाएंगे कि हाँ 4 kg इक्वल्स टू 100 मीटर, नेवर। ओके, इसमें एक चीज हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे बात करते हैं हम लोग y इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स, स्मॉल लेते हैं, x प्लस एल इंटू सी प्लस डी इन ब्रैकेट, करली ब्रैकेट,
डी स्मॉल ब्रैकेट एफ प्लस या एफ माइनस माइनस जे कर लेते हैं। ये क्वांटिटी हमारे पास क्वेश्चन है कि हाँ ऐसा कुछ था। अगर ये सही है, सपोज अगर ये इक्वेशन सही है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं कि y अकेले LHS में है और इतने लोग क्या हैं RHS में, है ना। तो होमोजेनिटी क्या कहता है कि इक्वलिटी तभी लगेगी जब सबके डायमेंशंस क्या होंगे सेम, मतलब y की डायमेंशन LHS में जो है वही RHS में भी होनी चाहिए, सबकी ना, सबकी होनी चाहिए क्या, y की डायमेंशन के बराबर। और फिर उसके बाद बोला है सब्ट्रैक्शन या एडिशन में भी डायमेंशंस क्या होनी चाहिए सेम। तो यहां देखिए ऐड हुआ है मतलब y x की डायमेंशन और इन दोनों का मल्टीप्लाइड है ना। तो मल्टीप्लाइड होकर जो क्वांटिटी बनेंगे वो ऐड हुआ x के साथ, इसका मतलब x की क्वांटिटी l और c के मल्टीप्लाइड के डायमेंशंस के बराबर होगा, है ना। फिर ये ऐड हुआ है किसके साथ, इनके साथ, और अंदर देखिए सब्ट्रैक्ट हुआ है। सब्ट्रैक्शन भी किसमें होता है, सेम क्वांटिटी, मतलब f और j भी सेम होंगे, ठीक। लेकिन बाहर तो मल्टीप्लाइड हुआ है, अगर हम इसको ओपन कर ले तो एफ डी हो जाएगा और डी यहाँ भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा। अब ये दो चीजें हो गई, डी एफ एंड डी जे, ये दोनों भी तो आपस में सेम डायमेंशन रखेंगे क्योंकि सब्ट्रैक्ट हुए हैं। तो डी एफ की डायमेंशन बराबर कितनी हो जाएगी, किसकी, डी जे की, और ये किसके साथ ऐड हुए हैं, इन्हीं के साथ ना, तो इनकी डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। तो ये जितने लोग हैं वाई एक्स एल इंटू सी डी एफ एंड डी जे ऑल हैव सेम डायमेंशन। क्लियर है। ये था हमारा पास होमोजेनिटी प्रिंसिपल। इससे हम लोग चेक कर सकते हैं कि हाँ हम किस चीज को ऐड कर रहे हैं, किस चीज को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या किस चीज को इक्वल कर रहे हैं। अगर उनकी डायमेंशन सेम है तब तो हम करेंगे, अदरवाइज क्या कर देंगे, छोड़ देंगे उसी पर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है डायमेंशंस की, फॉर्मूला करेक्शन, फॉर्मूला चेक कह सकते हैं। इसकी हेल्प से, जो एप्लीकेशन नंबर 2 है, इसकी हेल्प से हम किसी भी फॉर्मूला को चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। अगर वो सही है तो उसके डायमेंशन भी सही होंगे, अगर वो गलत है तो उसके डायमेंशन भी क्या आएंगे, गलत आएंगे, कंफर्म है। देखिए कैसे, तो दूसरे का नाम क्या लिख दें हम लोग, फॉर्मूला टेस्टिंग कर सकते हैं। खैर नाम इसके तो कई जगह अलग अलग होते हैं, मतलब हमें समझना है कि इस एप्लीकेशन के थ्रू हम फॉर्मूला को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि सही है कि नहीं, चेक करेंगे कि सही है कि नहीं। कोई एक फॉर्मूला ले लेते हैं, उसको चेक करते हैं हम लोग, जो सही होते हैं, फिर उसके बाद एक गलत लेकर चेक करेंगे। सही का एक जो सबसे फेमस है, हर बुक में लगभग होता है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम 2π√L/g। इसकी प्रूविंग आप पढ़ेंगे, अभी नहीं, बाद में बहुत। एक पेंडुलम जैसे होता है, ये पेंडुलम ऐसे चम करे अगर, तो इसके एक रिवोल्यूशन में जितना टाइम लगता है वो टाइम कितना होता है, 2π√L/g, वेयर L इज द लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग एंड g इज ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ। चेक करें इसको, चलिए। LHS की डायमेंशन बराबर RHS की डायमेंशन, क्या 2π की डायमेंशन होगी, तो आंसर होगा नहीं, बिकॉज दिस इज अ न्यूमेरिक वैल्यू। तो t टाइम की यूनिट क्या होगी, डायमेंशन, सॉरी t यूनिट नहीं लिख रहे हम लोग, खैर यूनिट भी बराबर आएगी, देखेंगे। t हो गया टाइम का, इज इक्वल्स टू l, रूट में देखिए पहले लिख लें, l मतलब लेंथ, लेंथ का क्या l, g मतलब एक तरह का क्या होता है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का अगर हम बात करें, आप देख सकते हैं LT-2 होता है, निकाले भी थे हम लोग, अगर नहीं निकाले तो 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक टाइम पहले से था तो डिस्प्लेसमेंट का लेंथ हो गया, टी 2 बार तो ऊपर जाएगा तो -2, ठीक। अब इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, एक एल ने एल को मार दिया तो रूट में कौन बचा, t-2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, T2, ये रूट होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, या एक लाइन करके देख लेते हैं, √t², इसको कैसे लिख सकते हैं, t² को मत छूइए, इसको क्या लिख सकते हैं, पावर में 1/2, ये दोनों कट गया कि नहीं कट गया, तो क्या बचा, t बचा ना। RHS में भी t यहाँ पर और LHS में भी t, डायमेंशन सेम है, इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। इसको हम करेक्शन ऑफ फॉर्मूला भी कहते हैं, जो हेडिंग बता रहे थे हम, इसको करेक्शन ऑफ फॉर्मूला भी कह सकते हैं, ये एप्लीकेशन था। अच्छा कोई गलत फॉर्मूला लेके चेक करें, गलत आएगा कि नहीं आएगा,
तो सबसे इजी कौन सा फॉर्मूला ले सकते हैं, मोमेंटम का। पी इक्वल्स टू क्या होता है, यम इंटू वी होता है, ये तो सही है। गलत क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें, टाइम से डिवाइड कर लेते हैं। अब तो ये गलत हो गया, ओके देखते हैं गलत है कैसे। तो डायमेंशन ऑफ LHS एंड RHS चेक करते हैं बराबर आता है कि नहीं, ठीक है। P मोमेंटम होता है, मोमेंटम का कोई और फॉर्मूला याद है, मोमेंटम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स, है ना। तो P अपॉन टी क्या होता है, F होता है। तो P बराबर क्या हो जाएगा, FT। तो हम P को लिख सकते हैं F इंटू टी, इधर हो जाएगा यम इंटू वी अपॉन टी। अब निकालते हैं, F का याद है आपको, MLT माइनस टू, ये T हो जाएगा इसका RHS का, V का होता है LT माइनस वन, और T का क्या हो जाएगा, ये T हो जाएगा, ठीक। अब एक लाइन और देख लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करें, M हो जाएगा, L हो जाएगा, एक T कट जाए क्योंकि पावर 1 है, तो हो जाएगा T माइनस वन। ये किसकी डायमेंशन हो गई, मोमेंटम की। अब बात करते हैं इसकी, ये कितना आएगा, T एक है, ऊपर जाएगा तो एक ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस हो जाएगा, माइनस में साइड अप हो जाएगा, तो MLT माइनस टू, क्या सही है, नहीं। तो अपने आप आ जाएगा। अगर फॉर्मूला आप गलत लिखेंगे या गलत होगा तो आप डायमेंशन निकालिए, उसमें अगर गलत आता है इसका मतलब फॉर्मूला क्या है, रॉन्ग है, चेक हो जाएगा तुरंत। तो ये एप्लीकेशन जो है डायमेंशन का फॉर्मूला करेक्शन चेक करने का, वो बहुत ही यूजफुल होने वाला है आगे, आप उसमें फॉर्मूला चेक कर सकते हो। एक तीसरा और बहुत ही अच्छा, इसमें क्या है ना, ये कह सकते हैं एक तरह का कि डिपेंडेंसी, अगर एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटीज पर, जैसे हमारी कोई फिजिकल क्वांटिटीज है, वो दूसरे क्वांटिटीज पर क्या करती है, डिपेंड करती है, और बोला जाए कि इसमें एक फॉर्मूला क्रिएट करिए, इसमें एक रिलेशन निकालिए, तो वो रिलेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। फॉर एग्जाम्पल, इसका पहले हेडिंग का नाम क्या है, रिलेशन बिटवीन क्वांटिटीज व्हेन डिपेंडेंसी गिवन। जब दो या तीन या चार ऐसे क्वांटिटीज के बीच में डिपेंडेंसी दी हो, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, कैसे डिपेंड करें वो दिया हो, तो उनके बीच में रिलेशन निकालना कितना इजी हो जाता है। यूं कह सकते हैं कि हम फॉर्मूला क्रिएट करने वाले बन जाएंगे, फॉर्मूला क्रिएटर, है ना। देखते हैं, स्मॉल कोई वो लेते हैं फॉर्मूला, मतलब क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक मान लेते हैं, एक क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें दिया है, अभी वही क्वेश्चन करते हैं, t इक्वल्स टू 2π वाला, वो ज़्यादा बेस्ट है। मान लेते दिया है कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम t डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ string and acceleration due to gravity, then find out the relation between them, T, L and G. Repeat question है, if the time period of this pendulum having length L and बॉब का मास कितना ले लेते हैं, M, क्या लिखा है क्वेश्चन, if the time period of this pendulum T depends on length of this string and acceleration due to gravity, वही acceleration जिसकी वजह से क्या होता है, वेट बनता है, ठीक। तो अगर T दोनों पे डिपेंड करता है तो इनके बीच में, तीनों के बीच में रिलेशन निकालिए, फॉर्मूला याद है हमें अभी, ठीक। लेकिन फॉर्मूला याद तो है, अगर नहीं याद होता या कभी ऐसा कुछ दे दे जिसमें हमें याद ना हो, तो हम कैसे क्रिएट करेंगे वो देख लेते हैं इसके थ्रू। एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम लोग। इसमें क्या लिखा है, T डिपेंड करता है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करना है, T डिपेंड कर रहा है तो प्रोपोर्शनल कर दे, किस पर, लेंथ पे कर रहा है, और किस पे कर रहा है, G पे कर रहा है, दोनों को साथ कर दे मल्टीप्लाइड के साथ, और कुछ नहीं करना है। एक और क्वांटिटी तो एक और लेते हैं, एक और होता है, एक और लेते हैं, जितने लोग डिपेंड करते हैं सबको प्रोपोर्शनल के साथ मल्टीप्लाइड करके लिख लेंगे, डन। उसके बाद दूसरा क्या था, प्रोपोर्शनल हमें पता है कि जब हम रिमूव करते हैं तो हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट। यहाँ पे एक कांस्टेंट ले लेते हैं C या K कर लेते हैं इसको हम लोग, कांस्टेंट क्या ले लिया हम लोग, K, L और G। बस एक नया काम यहाँ करना होता है कि जो कांस्टेंट आगे लेते हैं वो तो लेंगे ही लेंगे, एक साथ में इनके पावर में भी क्या करेंगे हम लोग, और डायमेंशन कांस्टेंट लेने वाले, और उस कांस्टेंट की वैल्यू
अपने मन से कुछ भी एज्यूम कर लीजिए। तो जनरली हम लोग एक्स वाई जेड करते हैं या ए बी कर लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, ए बी, 3 होते हैं तो क्या करते हैं, एक और लिख के उसके पावर में सी लिख लेते हैं। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन, इसी इक्वेशन से फॉर्मूला हमारा बन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला स्टेप में क्या करना है, जो चीज डिपेंड कर रहा है वो एलएचएस में, जिन पे डिपेंड कर रहा है वो आरएचएस में विथ मल्टीप्लाइड प्रोपोर्शनलिटी के साथ। प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करना है, कांस्टेंट लाना है, कांस्टेंट बगल में भी आएगा और साथ में हर एक वेरिएबल के पावर में भी चढ़ेगा। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या करना है हमें, इस स्टेप में एलएचएस की डायमेंशन लिखनी है और आरएचएस की, और दोनों को कंपेयर करना है एक साथ इक्वल के ना। तो टाइम का क्या होता है डायमेंशन, टी की क्या बताया तो मैंने, कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट की डायमेंशन होती है, तो आंसर है नहीं होती, तो के की डायमेंशन छोड़ देंगे हम। एल मतलब एक तरह की क्या है, लंबाई, स्ट्रिंग की लंबाई थी ना एल, पावर में क्या है, ए है, इसमें जी एक्सलेरेशन है। एक्सलेरेशन अभी क्या लिखा था हम लोगों ने, एल टी माइनस टू, और पावर क्या है बी। ठीक, अब इनको हम ओपन कर लेते हैं एक साथ। तो देखिए एल के पावर में क्या हो जाएगा ए, और यहाँ पे भी जब ओपन करेंगे तो एल के पावर में क्या हो जाएगा बी। एक एल के पावर में एल के पावर बी, दोनों मल्टीप्लाइड है तो पावर क्या हो जाते हैं ऐड, सही कि नहीं। एल प्लस ए प्लस क्या हो जाएगा बी, उसके बाद क्या है टी, टी के पावर में कितना से बचेगा माइनस टू बी, यहाँ तो टी था ही नहीं, खत्म। ओके, यहाँ टी है, इधर टी था, तो हम पावर को कंपेयर तो कर सकते हैं इसके, लेकिन एल नहीं है तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, एल के पावर में जीरो, बिकॉज समथिंग पावर जीरो गिव्स वन, तो वन हो जाएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इसमें ना। टी इंटू वन क्या हो जाएगा टी। ओके, अब इसके पावर में वन मान सकते हैं, आराम से मान सकते हैं। ओके, इक्वलिटी हो गई, इक्वल है दोनों, बेस बेस अगर सेम है तो इनके पावर भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहाँ एल के पावर कितना है जीरो, आरएचएस में एल के पावर कितना है ए प्लस बी, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको फर्स्ट माने हैं तो। फिर उसके बाद टी के पावर में कितना है वन, फिर टी के पावर में कितना है माइनस टू बी, इक्वेशन कितना लिया है थ्री ले लेते हैं। बस इतने स्टेप्स हैं, पहले में डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनल, दूसरे में कांस्टेंट लाना है पावर के साथ, और तीसरे में डायमेंशंस लेकर इनको कंपेयर करना है पावर्स को, पावर को कंपेयर करने के बाद इक्वेशन क्रिएट करना, और इस इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करें। चलिए पहले कैंसिल इससे कर लेते हैं, b इक्वल टू क्या जाएगा, माइनस टू उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस वन बाई टू, और यही b अगर यहाँ रख दे हम माइनस वन बाई टू, तो क्या हो जाएगा जीरो इक्वल टू ए प्लस माइनस वन बाई टू, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो a अकेला बचा रहेगा इधर, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा वन बाई टू, तो a की वैल्यू कितनी वन बाई टू। इसी a और b की वैल्यू को उठाकर यहाँ रखना है, मतलब बाई पुटिंग दिस वैल्यूज a एंड b इन इक्वेशन वन वी कैन फाइंड एक्चुअल रिलेशन बिटवीन टी एल एंड जी। ओके, टी इक्वल टू क्या है के, फिर क्या है एल के पावर ए है, ए इज हियर और वन बाई टू, इंटू जी की पावर क्या है बी एंड बी इज हियर माइनस वन बाई टू, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा के, एल के पावर वन बाई टू रखें, जी देखिए नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा पावर में प्लस हो जाएगा वन बाई टू। ओके, एक और लाइन करते हैं लास्ट के। अच्छा, पावर वन बाई टू, पावर वन बाई टू को हम रूट बोलते हैं, और दोनों सेम हैं तो दोनों का रूट एक साथ कर ले, और एल ऊपर बचा रहेगा, जी नीचे चला जाएगा। टी याद होगा आपको, इसके पहले वाले प्रॉब्लम में हमने कहा था कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू टू पाई रूट एल बाई जी। के की वैल्यू मतलब कितनी हो गई टू पाई। अगर हमें पता होगा तो हम एग्जाम में फाइनली आंसर क्या लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन दीज ऑल आर गिवन बाई टी इक्वल टू टू पाई रूट एल बाई जी। अगर नहीं हमें पता है तो हम के को ऐसे ही छोड़ देंगे और लिख देंगे वेयर के इज अ कांस्टेंट, फुल मार्क्स मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ऐसे ही कितनी भी क्वेश्चंस आ जाए हम उसको आराम से कर सकते हैं। क्लियर, तो ये थी हमारे पास आज की टॉपिक।